क्लास बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर का टॉपिक सॉल्यूशन चल रहा था, जिसके अंदर हम कर रहे थे सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां। और दो प्रकार की विधियां थी, जिसके अंदर भार मात्रक और दूसरा क्या थी, भार आयतन मात्रक। जिसके अंदर हमने भार मात्रक को कर लिया था। उसके बाद में हमारा भार आयतन मात्रक हमने शुरू किया था, जिसके अंदर हमने मोलरता को भी कंप्लीट कर लिया था और नॉर्मलता का सूत्र भी विस्थापित कर लिया था। अब देखिए मोलरता क्या होती है। 1 लीटर विलियन के अंदर घुले विले के मोलों की संख्या ज्ञात करनी होती है, तो उसे मोलरता कहा जाता है। इसी प्रकार आज हम किसको ले रहे हैं, नॉर्मलता को। हमने सूत्र तो बना लिया था, लेकिन इस पर आधारित न्यूमेरिकल नहीं किया था, वो हम आज करेंगे। तो एक बार सूत्र वापस बनाते हैं। 1 लीटर विलियन के अंदर ग्राम तुल्यांकों की जो संख्या होती है वो नॉर्मलता कहलाती है, और नॉर्मलता को कैपिटल N से शो किया जाता है, या फिर हम नॉर्मलता लिख सकते हैं। तो जो नॉर्मलता का सूत्र होता है वो ये होता है कि विले के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या। हमने लास्ट क्लास में ये सूत्र बनाया था, विले के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटा में विलियन का आयतन, बटा में विलियन का आयतन। अगर विलियन का आयतन हमने लीटर में लिया है तो ऊपर 1000 लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम विलियन को किस में लेते हैं, ml में, तो ये हो जाएगा विले के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विले के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटा में विलियन का आयतन ml में, विलियन का आयतन ml में। अगर विलियन का आयतन ml के अंदर दिया हुआ है तो ऊपर हम क्या लगा देंगे, 1000 लगा देंगे। यानी कि ये हमने क्या लिया है, यहाँ पर नॉर्मलता को लिया है। अब ग्राम तुल्यांकों की संख्या ज्ञात करनी होती है तो उसको हम लेते हैं पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटा में ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान। तो हम यहाँ पर ये कर सकते हैं कि विले की ग्राम में मात्रा, यही लेते हैं ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम में मात्रा बटा में ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान, ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान ये ले लेंगे, और इनटू में 1000 आ जाएगा। और विलियन का आयतन किस में लिया हुआ है, ml के अंदर लिया है हमने, क्योंकि हमने क्या किया है, ऊपर 1000 लगा रखा है। अब देखिए हमारे पास में यहाँ पर नॉर्मलता का सूत्र हमने विस्थापित कर लिया कि 1 लीटर विलियन के अंदर ग्राम तुल्यांकों की जो संख्या होती है वो क्या होती है, नॉर्मलता, जिसे कैपिटल N से शो कर सकते हैं। और इसके अंदर ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटा में विलियन का आयतन अगर ml में लेते हैं तो ऊपर 1000 लगा लेते हैं। ये हमने सूत्र बनाया था लास्ट क्लास के अंदर। अब हम इस पर आधारित न्यूमेरिकल देख रहे हैं। अब देखिए हमारे पास में विलियन, जिसमें 12.6 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड है, तो विले की ग्राम में मात्रा। आगे हमारे पास विलियन का घनत्व डेंसिटी D दिया हुआ है यहाँ पर 1.1 ग्राम बटा में ml। ग्राम बटा में ml का मतलब द्रव्यमान बटा में आयतन। तो जो डेंसिटी होती है, जो D होता है, उसको m बटा में v से शो किया जाता है। तो द्रव्यमान बटा में आयतन। अगर हमारे पास में हमें डेंसिटी का सूत्र भी पता नहीं है तो हम इसकी यूनिट से भी निकाल सकते हैं। और विलियन का कुल द्रव्यमान 550 ग्राम है, ठीक है। तो विलियन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। हमें क्या करनी है, विलियन की नॉर्मलता ज्ञात करनी है, जिसके अंदर विले का ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान हमें दिया हुआ है, कितना है, 63 है। कितना है, 63 है। तो उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग विले की मात्रा कितनी है,
हमारे पास में 12.6 ग्राम है। ठीक है, फिर इसके बाद में आता है विलयन का घनत्व। विलयन का घनत्व को डेंसिटी से नोट किया जाता है, इसलिए डी से नोट कर सकते हैं। और ये क्या है, 1.1 ग्राम पर ml है, ये हमारे पास में। फिर उसके बाद में हमारे पास क्या है, विलयन का कुल द्रव्यमान। विलयन का कुल द्रव्यमान क्या है, कुल द्रव्यमान। और द्रव्यमान को किस से नोट करते हैं, m से। तो ये कितना है, 550 ग्राम। कितना है, 550 ग्राम। और साथ में हमें विलय की ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान, साथ में हमें विलय का ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान दिया हुआ है। कितना है, 63। लगभग क्या होता है, क्वेश्चन में ये दिया हुआ होता है, अगर दिया हुआ नहीं होता तो हम निकाल भी सकते हैं इसको। तो इसके अंदर क्या दे रखा है, हमें विलय की मात्रा दे रखी है, विलयन का घनत्व दे रखा है, और विलयन का कुल द्रव्यमान m दे रखा है, और विलय की ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान दे रखा है। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरीके का है। इसके अंदर हमें जो मात्राएं दी है वो डेंसिटी और द्रव्यमान की दे दी। ठीक है, और हमें क्या करना है, विलयन का आयतन ज्ञात करना पड़ेगा। और विलयन का आयतन इस क्वेश्चन के अंदर नहीं दिया हुआ। विलयन का आयतन इस क्वेश्चन के अंदर नहीं दिया हुआ, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो विलयन का कुल द्रव्यमान दिया हुआ है और डेंसिटी दी हुई है, इसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, विलयन का आयतन ज्ञात कर सकते हैं। अब विलयन का आयतन ज्ञात करना पड़ेगा हमें पहले। तो विलयन का आयतन V से नोट करते हैं, और ये क्या हो जाएगा, m/d के बराबर हो जाएगा। कई बुक में इससे द्रव्यमान को m से भी शो किया गया, और कई के अंदर वेट से भी शो किया गया। यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम W भी कर सकते हैं, क्योंकि ग्राम में मात्रा दे रखी है, वेट दे रखा है, तो आप W कर लो चीज़ को, क्योंकि आप फिर m करोगे तो आप मोलिकुलर वेट समझोगे इसको। तो इसलिए विलयन का आयतन B बराबर क्या हो जाएगा, W/d हो जाएगा। तो विलयन का आयतन यानी कि V है, वो क्या हो जाएगा, W का मान कितना दिया हुआ है, 550 ग्राम बटा में डेंसिटी कितनी दी हुई है, 1.1 ये दी हुई है। अब हमारे पास में विलयन का आयतन आ गया, हमारे पास विलय की ग्राम में मात्रा आ गई। ठीक है, 1000 लगाना ही है, ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान आ ही गया, विलयन का आयतन भी आ गया। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के अंदर इस वैल्यू को रखेंगे नॉर्मलता ज्ञात करने के लिए। विलय की ग्राम में मात्रा कितनी है, हमारे पास 12.6 ग्राम है, बटा में ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, 63 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 63 दिया हुआ है या 63 दिया हुआ है। उसके पश्चात ऊपर क्या लगा हुआ है, 1000 लगा हुआ है, और नीचे हमारे पास में क्या है, विलयन का आयतन 550, और ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, उसके पश्चात इसको इससे कैंसिल कर सकते हैं, तो कितना आ जाएगा, 62, यानी कि जो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 और 126 आ जाएगा, तो इसको हम काट देंगे। तो इसको काटेंगे तो 0.2 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और इसको इस दशमलव को हटाएंगे तो नीचे 10 लग जाएगा, और 11 से इसको काट देंगे, कितना आ जाएगा, 50। फिर इसको इससे कैंसिल कर देंगे, इसको इससे कैंसिल कर देंगे, और इसको इससे कैंसिल कर देंगे। तो ऊपर क्या आ गया, 0.2 इंटू में 2 कितना आ जाएगा, 0.4, यानी कि हमारा जो आंसर आ गया वो क्या गया, 0.4n, या क्या आ गया, 0.4 नॉर्मलता। तो इस तरीके से हम नॉर्मलता को ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि इस तरीके का अगर क्वेश्चन आएगा तो लगभग क्या होता है, ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान दिया होता है। तो इस तरीके से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि नॉर्मलता को ज्ञात कर सकते हैं इस सूत्र के द्वारा। फिर उसके बाद में आता है हमारा अगला टॉपिक आता है फॉर्मलता। नॉर्मलता के बाद में क्या आती है, फॉर्मलता।
जैसे मोलरता, नॉर्मलता या फॉर्मलता लगभग क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए टॉपिक होते हैं, एक दूसरे के जैसे ही होते हैं, बस सूत्र तो वैसे ही बनता है। जैसे मोलरता के अंदर मोलों की संख्या ले ली, नॉर्मलता के अंदर तुल्यांकों की संख्या ले ली, और जो हमारी फॉर्मलता है उसके अंदर क्या ले लेंगे, सूत्रवारों की संख्या ले लेंगे। तो अब हमारा जो तीसरा टॉपिक आता है फॉर्मलता, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि 1 लीटर विलियन के अंदर उपस्थित सूत्रवारों की जो संख्या होती है वो क्या होती है, फॉर्मलता होती है। या अपने ऐसे कह सकते हैं कि 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम सूत्रवारों की जो संख्या है वो क्या होती है, फॉर्मलता होती है। क्या होती है, फॉर्मलता होती है, जिसको हम क्या करते हैं, एफ से शो करते हैं। किस से शो करते हैं, एफ से शो करते हैं। जैसे फॉर्मलता का अगर सूत्र बनाएं, या ऊपर से ले लेती हूँ ताकि नीचे न्यूमेरिकल करेंगे वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो फॉर्मलता बराबर क्या हो जाएगा, विलेय के ग्राम सूत्रवारों की संख्या, सूत्रवारों की संख्या बटा में क्या हो जाएगा, विलियन का आयतन, बटा में क्या हो जाएगा, विलियन का आयतन। और अगर आयतन को हम लीटर में ले रहे हैं तो हमारा सूत्र यही कंप्लीट हो जाता है। फिर उसके बाद में फॉर्मलता को लेते हैं अपने, और यहाँ पर जो विलियन का आयतन है उसको ml में लेंगे, तो इस सूत्र को हम ऐसे लिख देंगे, विलेय की ग्राम सूत्रवारों की संख्या, यानी कि जो सूत्र होता है उसका भार लिया जाता है सूत्र के अकॉर्डिंग। तो इसके अंदर क्या होते हैं, ज़्यादा एसिड आते हैं, यानी कि जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड के जो ग्रुप होते हैं वो आते हैं, क्योंकि वो क्या होते हैं, 2 मॉलिक्यूल हमेशा ही एक दूसरे के साथ अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। तो वहाँ पर अपने क्या करते हैं, एक जो मॉलिक्यूल है उसका अणुभार ना लेकर के साथ में 2 मॉलिक्यूल का अणुभार एक साथ लिया जाता है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, विलियन का आयतन, विलियन का आयतन किसके अंदर ले लिया, ml में ले लिया, और इनटू में क्या लग जाएगा, 1000 लग जाएगा। क्या लग जाएगा, 1000 लग जाएगा। हमने क्या किया, विलियन को ml में लिया तो 1000 लगा दिया हमने ऊपर। अब हम क्या करेंगे, ग्राम सूत्रवारों की संख्या लेंगे, तो जिसके अंदर क्या करेंगे हम, वही जैसे नॉर्मलता में या अपने मोलरता में किया था वैसे ही फॉर्मलता में हो जाएगा। तो विलेय की ग्राम में मात्रा, विलेय की क्या हो जाएगी, ग्राम में मात्रा, नीचे क्या हो जाएगा, ग्राम सूत्रवार, क्या हो जाएगा, ग्राम सूत्रवार, इनटू में ऊपर क्या लग जाएगा, 1000, और नीचे क्या हो जाएगा, विलियन का आयतन ml में, विलियन का आयतन क्या ले लेंगे, ml के अंदर। तो ये जो होता है, जैसे मोलरता का सूत्र, नॉर्मलता का सूत्र बनाया था, वैसे ही हमारा क्या होता है, फॉर्मलता का सूत्र होता है। और यहाँ अपने क्या करते हैं, ग्राम सूत्रवारों की संख्या लेते हैं या ग्राम सूत्रवार लेते हैं, तो जिसके अंदर लगभग क्या होते हैं, मैंने अभी बताया था आपको कि कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप जो होते हैं वो आते हैं ज़्यादातर। क्यों आते हैं, क्योंकि वो क्या होते हैं, 2 मॉलिक्यूल आपस में अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े रहते हैं, उनके अंदर क्या होता है, अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। तो अब देखिए, अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध का मतलब हमारे पास क्या है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, मान लो ये दे दिया मैं विलेय पदार्थ के रूप में, ये दे दिया कहीं, तो हम इतने का सूत्रभार या अणुभार नहीं ले सकते, क्योंकि कार्बोक्सिलिक जो एसिड होता है वो इस तरीके से पाया जाता है, ये O और H ये, और दूसरा जो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो मॉलिक्यूल होगा वो यहाँ पर होगा, और ये O और H ये। तो इसका जो हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन क्या करते हैं, हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, इसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। क्योंकि हाइड्रोजन बंध क्या होता है कि जब किसी मॉलिक्यूल के अंदर एक हाइड्रोजन और दूसरा ऋण विद्युती कोई भी जुड़ा हो और उनके मध्य बॉन्डिंग हो जाए तो वो हाइड्रोजन बंध होता है। और हाइड्रोजन बंध क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं।
हाइड्रोजन बंध जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं। अब हाइड्रोजन बंध की बात आ गई तो मैं आपको बता भी देती हूँ, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस हाइड्रोजन बंध से पक्का एक क्वेश्चन आता है। जो सेकंड बुक है आपकी, जो 5 चैप्टर आप रिएक्शन वाले पढ़ोगे, उसके अंदर एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर आता है। अब देखिए यहाँ पर एक तो होता है अंतःअणुक टाइप का हाइड्रोजन बंध, अंतःअणुक टाइप का, और एक होता है अंतराण्विक टाइप का हाइड्रोजन बंध। दो प्रकार के हाइड्रोजन बंध जब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट है, धनायन और ऋणायन या हाइड्रोजन और ऋण विद्युतीय हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। जैसे हमारे पास में यहाँ पर क्या है, बेंजीनिंग, और इसके ऊपर O और H जुड़ा हुआ है, और इधर C डबल बॉन्ड O और H जुड़ा हुआ है। ये दोनों आपस में हाइड्रोजन बंध कर रहे हैं। ये क्या है, किसका मॉलिक्यूल है, सैलिसाइल्डिहाइड का। यानी कि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट हाइड्रोजन और दूसरा ऋण विद्युतीय अगर बॉन्डिंग करते हैं तो वो अंतःअणुक होता है। जब दो अलग अलग मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं तो वो क्या होता है, अंतराण्विक टाइप का हाइड्रोजन बंध होता है, मजबूत बनता है। इसको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है, और जिनके अंदर अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है उनका गलनांक और क्वथनांक हमेशा ही ज़्यादा होता है, क्योंकि वो बॉन्ड जल्दी टूटता नहीं। अगर तोड़ेंगे तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो जो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है या एसिटिक एसिड है, इसके अंदर अंतराण्विक टाइप का हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। तो इस तरीके के ही जो मॉलिक्यूल हैं वो आते हैं इसके अंदर, उनकी फॉर्मूलता हमें ज्ञात करनी होती है। अब देखिए हमारे न्यूमेरिकल की बात करते हैं। जो हमारा न्यूमेरिकल है वो देखिए, बेंजोइक अम्ल के 12.2 ग्राम को 2 लीटर बेंजीन में घोला गया तो विलयन की फॉर्मूलता ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर हमारे पास में क्या है, बेंजोइक अम्ल है। क्या है, बेंजोइक अम्ल की मात्रा, बेंजोइक अम्ल की मात्रा कितनी दे रखी है हमें, 12.2 ग्राम दे रखी है। कितनी दे रखी है, 12.2 ग्राम दे रखी है। और विलयन का आयतन, और विलयन का आयतन कितना दे रखा है, 2 लीटर दे रखा है। कितना दे रखा है, 2 लीटर दे रखा है। हमें क्या करना है, ग्राम सूत्र भार ज्ञात करना है। ग्राम सूत्र भार ज्ञात करना है। जो बेंजोइक एसिड होता है उसका जो अणु भार होता है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ग्राम सूत्र भार नहीं है, ये अणु भार है, 122 होता है। एक मॉलिक्यूल के, बेंजोइक एसिड के एक मॉलिक्यूल का जो अणु भार होता है वो 122 होता है। मैंने अभी बताया था अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध के कारण वो सैगुणित अवस्था में पाए जाते हैं, आपस में दो जुड़े रहेंगे, तो इसलिए ग्राम सूत्र भार जो हो जाएगा सूत्र के अकॉर्डिंग लेंगे तो इसका डबल करना पड़ेगा हमें, और डबल करना पड़ेगा तो ग्राम सूत्र भारों की संख्या कितनी आ जाएगी, 244 आ जाएगी। अब आपको समझ में आ गया कि ग्राम सूत्र भार क्या होते हैं। अणु भार का डबल करना ही ग्राम सूत्र भार होते हैं। अब देखिए हम इस क्वेश्चन के अंदर वैल्यू रखते हैं। बेंजोइक फॉर्मूला ज्ञात करनी है हमें। बेंजोइक अम्ल की ग्राम में मात्रा कितनी दे रखी है, 12.2 ग्राम। 12.2 ग्राम, ग्राम मत लगाओ जी यहाँ पर। और जो ग्राम सूत्र भार है उसकी संख्या 244 दे रखी है। उसके अलावा क्या दे रखा है, विलयन का आयतन लीटर में दे रखा है। तो लीटर में दे रखा है तो ऊपर 1000 लगाने की आवश्यकता नहीं, हम सीधा ही लीटर में ले लें। उसके बाद में अपने यहाँ से दशमलव हटाते हैं, नीचे 10 आ जाएगा, इसको काटेंगे 2 आ जाएगा। फिर उसके बाद में क्या जाएगा, 1 बटा में ये 4 हो गया, 4 इंटू में 10 हो गया। तो अब देखो 100 के अंदर अगर 4 का भाग दोगे तो 0.25 आ जाएगा, और नीचे क्या है 10, इसलिए ये आ जाएगा 0.025 F। यानी कि हमारी क्या आ गई, फॉर्मूलता आ गई। क्या आ गई, फॉर्मूलता आ गई। तो इस तरीके से हम फॉर्मूलता को भी ज्ञात कर सकते हैं। जो हमारे अंदर जो सांद्रता थी उसको व्यक्त करने की जो विधियाँ थी वो कंप्लीट हो गई। एक थी बार बार मात्रक, दूसरी थी बार आयतन मात्रक। बार बार मात्रक के अंदर हमने क्या किया था, विलय और विलायक दोनों को ही बार के अंदर लिया था, और विलयन को, और जो बार आयतन मात्रक था उसके अंदर हमने एक को बार में लिया था और दूसरे को किसके अंदर लिया था,
आयतन के अंदर लिया था, तो इसलिए 12 आयतन मात्रक हो गए, तो ये दोनों ही कंप्लीट हो गए। उसके बाद में आता है राउल्ट का नियम। क्या आता है? राउल्ट का नियम। इसी चैप्टर के अंदर है राउल्ट का नियम। राउल्ट नामक वैज्ञानिक ने दिया था राउल्ट का नियम। इसके अंदर उसने क्या किया? 2 अवयव लिए। क्या लिए? 2 अवयव, क्योंकि 2 अवयव के बगैर तो सॉल्यूशन बनेगा ही नहीं। तो एक अवयव की जो मोल भिन्न थी वो तो क्या ले ली? एक्स ए, और दूसरे अवयव की मोल भिन्न जो ले ली वो एक्स बी ले ली। ठीक है। इसके लिए जो आंशिक दाब लिया वो पी ए, और इसके लिए जो आंशिक दाब लिया वो पी बी हो गया, और इसके लिए जो वाष्प दाब था वो ए पी ए नोट हो जाएगा, और इसके लिए जो वाष्प दाब होगा वो क्या हो जाएगा? पी बी नोट हो जाएगा। तो किसी भी विलयन के अंदर जो आंशिक दाब होता है वो उसकी मोल भिन्न के क्या होता है? समानुपाती होता है। तो समानुपाती का निशान हटाएंगे तो पी बी नोट और एक्स से आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी विलयन के अंदर या राउल्ट के नियम के अनुसार किसी विलयन के वाष्पशील अवयव का आंशिक वाष्प दाब, आंशिक दाब उसकी मोल भिन्न और उसके वाष्प दाब के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। फिर इसी प्रकार पी बी को लेंगे तो ये किसके समानुपाती हो जाएगा? एक्स बी के। तो पी बी बराबर क्या हो जाएगा? पी बी नोट एक्स बी। ये हमारे पास में पी ए और पी बी का मान ज्ञात हो गया कि राउल्ट नियम के अनुसार हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारे पास कोई भी विलयन था और उस विलयन के वाष्पशील अवयव का आंशिक दाब जो होता है उसकी मोल भिन्न और वाष्प दाब के गुणनफल के बराबर होता है। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे? कुल दाब ज्ञात करेंगे या कुल वाष्प दाब ज्ञात करेंगे हम। तो कुल वाष्प दाब ज्ञात करेंगे तो पी टोटल किसके बराबर हो जाएगा? पी ए प्लस पी बी के बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पी टोटल लेंगे तो उसकी वैल्यू रखेंगे, तो पी ए नोट और एक्स ए प्लस में पी बी नोट और एक्स बी हो जाएगा। हमने मोल भिन्न में पढ़ा था कि जब हमारे पास में एक्स ए और एक्स बी जो होती हैं उनको दोनों को टोटल करते हैं तो हमेशा ही किसके बराबर आती है? 1 के बराबर। या मोल भिन्न निकालते हैं उसका आंसर हमें चेक करना होता है तो उसका वैल्यू हमेशा ही 1 के बराबर होती है। तो हम क्या करेंगे? एक्स ए को ज्ञात कर रहे हैं तो 1 माइनस एक्स बी करेंगे तभी हमें एक्स ए ज्ञात हो जाएगा। इस वैल्यू को हम क्या करेंगे? इस इक्वेशन में रखेंगे तो पी ए नोट और यहाँ 1 माइनस क्या आ जाएगा? एक्स बी आ जाएगा और प्लस में पी बी नोट एक्स बी आ जाएगा, एक्स बी आ जाएगा। यहाँ पर आप एक्स कैपिटल भी ले सकते हो, स्मॉल भी ले सकते हो। अगर स्मॉल ले रहे हो तो स्मॉल ले लेना और कैपिटल ले रहे हो तो कैपिटल ले लेना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मोल भी इनसे शो कर रहे हैं इसको। तो पी ए नोट आ जाएगा इसके साथ, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। यहाँ पर क्या है? माइनस का निशान। तो पी ए नोट एक्स बी आ जाएगा और प्लस पी बी नोट एक्स बी आ जाएगा। अब देखिए पी टोटल ज्ञात करना है तो पी ए नोट और इसको इधर ले आएंगे पी बी नोट एक्स बी और माइनस पी ए नोट एक्स बी। अब देखिए पी टोटल ज्ञात किया हमने तो पी ए नोट बराबर प्लस में क्या हो गया? यहाँ पे एक्स बी और यहाँ भी एक्स बी, तो एक्स बी को क्या ले लिया? कॉमन ले लिया। तो पी बी नोट पी ए नोट। इस प्रकार हमें ये राउल्ट नियम के अनुसार इक्वेशन प्राप्त हो गई और इस इक्वेशन के द्वारा हम किसी भी अवयव का कुल वाष्प दाब ज्ञात कर सकते हैं। 2 अवयव लिए, एक्स के लिए आंशिक दाब पी ए नोट वाष्प दाब और इसके लिए आंशिक दाब पी बी और वाष्प दाब पी बी नोट हो गया। पी ए जो होता है ए अवयव का जो आंशिक दाब होता है वो एक ही मोल भिन्न के समानुपाती होता है। समानुपाती का निशान हटाएंगे तो पी ए नोट आ जाएगा, फिर ये बी के समानुपाती हो जाएगा। ये इक्वेशन आ जाएगी। कुल वाष्प दाब ज्ञात करना है तो पी टोटल जो होता है पी ए प्लस पी बी के बराबर होता है। वैल्यू रखी हमने, फिर एक्स ए को निकालेंगे तो 1 माइनस एक्स बी करना पड़ेगा।
इसको निकाल सकते हैं हम, वैल्यू रखेंगे, हमें ये इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद में हम क्या करते हैं, जो हमारी मोल बीम और जो वाष्प दाब होता है उसके मध्य एक ग्राफ बनाते हैं, और जो ग्राफ बनाते हैं वो ग्राफ जो होता है वो एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है? एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है। जो ग्राफ जो होता है वो राउल्ट नियम के अनुसार जो हमारे सॉल्यूशन होते हैं उनको आदर्श या अनादर्श सॉल्यूशन को डिसाइड किया जाता है। आदर्श और अनादर्श सॉल्यूशन को डिसाइड करता है। यहाँ पर हम क्या ले लेंगे? मोल बिन ले लेंगे। क्या ले लेंगे? मोल बिन ले लेंगे। जब हमारे पास में x a बराबर 0 और x b बराबर 1 हो तो यहाँ पर a के लिए, a अवयव के लिए ग्राफ प्राप्त होता है। x b बराबर 0 और x a बराबर क्या हो? 1 हो तो उस टाइम हमें जो ग्राफ प्राप्त होता है वो b के लिए प्राप्त होता है। इसके लिए जो ग्राफ होता है वो इस तरीके से प्राप्त होता है, ठीक है। और जो x b है उसका ग्राफ हमें इस तरीके से प्राप्त होता है, और फिर हम इन दोनों को मिला देते हैं। ये जो ग्राफ होता है वो a के लिए प्राप्त होता है। कहाँ प्राप्त होता है? हमें p a नोट पर प्राप्त होता है, और p a जो होता है वो p a नोट और x a के गुणनफल के बराबर होता है। ये p b नोट पे प्राप्त होता है। ये p b किसके बराबर होता है? p b नोट और x b के गुणनफल के बराबर होता है। p टोटल जो लेते हैं वो p a प्लस p b के बराबर होता है। तो इस तरीके का हमें ग्राफ प्राप्त होता है। जो हमारे पास में आदर्श सॉल्यूशन होगा वो इस ग्राफ को फॉलो करेगा, या फिर अपने ऐसे कह सकते हैं कि हमारा जो राउल्ट का नियम है वो आदर्श सॉल्यूशन पर लागू होगा, या अपने ऐसे कह सकते हैं कि जो सॉल्यूशन राउल्ट के नियम को पालन करेगा वो आदर्श सॉल्यूशन होगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? वाष्प दाब और मोल बिन के मध्य ग्राफ बनाते हैं। जब x a 0 होता है तो a अवयव के लिए ग्राफ प्राप्त होता है, x b 0 होता है तो b अवयव के लिए ग्राफ प्राप्त होता है, और इन दोनों को मिलाने वाली रेखा जो होती है वो टोटल वाष्प दाब को शो करती है। जब हमारे पास में x a बराबर क्या होता है? 1 होता है, यानी कि x बराबर a जो होता है वो a होता है, तो उस टाइम p b और p b नोट जो होते हैं वो दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। जब हमारे पास x b बराबर क्या होता है? 1 होता है, तो उस टाइम p a बराबर p a नोट होते हैं, और p टोटल जो होता है वो p a प्लस p b के बराबर होता है। ये था हमारा राउल्ट का नियम जो कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे? इस राउल्ट के नियम के अकॉर्डिंग हमारे जो विलियन होते हैं उनको डिवाइड करेंगे या विलियनों को कई भागों में बांटेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं कंप्लीट करते हैं, और इसके बाद में हम राउल्ट नियम के अकॉर्डिंग जो विलियन होते हैं आदर्श और अनादर्श विलियन, उन पर इस नियम को लागू करेंगे, या उन सॉल्यूशन को इस नियम को लागू करके डिसाइड करेंगे कि कौन सा सॉल्यूशन आदर्श होता है और कौन सा अनादर्श सॉल्यूशन होता है। आज का टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। धन्यवाद।